सच की राहों में चलकर देखो, मिलेगी हर मंजिल करीब। हर चुनौती को झेलना सीखो, होगी तुम्हारी जीत। नमस्कार, जोहार। मैं रेखा शाह आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरे YouTube चैनल काव्य रेखा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जान रहे हैं कि राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा यदि कोई भी योजना लागू की जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का सर्वांगीण विकास ही होता है। वर्तमान में विद्यालय वातावरण में परिवर्तन लाने एवं बदलाव लाने की बात बार बार की जा रही है और ये तो तभी संभव है जब हम स्वयं अपने अंदर बदलाव लाने की इच्छा रखेंगे और प्रत्येक काम को अलग ढंग से करने का प्रयास करेंगे। अपने इस वीडियो में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के एसओपी का जो न्यू वर्जन विभाग द्वारा पुनः भेजा गया है उसके अंतर्गत जो भी गतिविधियां हैं उसका वर्णन करूंगी। इन गतिविधियों का वर्णन मैं पार्ट वाइज अपने वीडियो में करूंगी। इसमें मुख्यतः 5 बिंदुओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का वर्णन है। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है संस्थागत गतिविधियां, जिस पर आज मैं चर्चा करूंगी। और ये प्रोजेक्ट इम्पैक्ट क्यों और कैसे आया ये तो हम सभी जान रहे हैं, फिर भी मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी कि नवाचारी प्रयोगों के तहत कोडरमा जिले के उपायुक्त की पहल पर ही प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एनईपी का संचालन किया गया। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एनईपी के परिणाम स्वरूप कोडरमा जिले के सरकारी विद्यालयों में बच्चों में कई सकारात्मक बदलाव दिखे, जिसके कारण इन बदलावों को देखते हुए विभाग ने इसे संज्ञान में लिया और इसे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी कोटि के कक्षा 1 से 12 के विद्यालयों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। तो इसीलिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट को विद्यालय परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जा रहा है। तो इसे सभी शिक्षक बंधु ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो है संस्थागत गतिविधियाँ। सबसे पहले है हाउस निर्माण करना। हाउस निर्माण करना ये प्रयास एसओपी के अनुसार करना है। विभाग द्वारा पहले भी एसओपी दिया गया था प्रयास का, जिसे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अच्छी तरह जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़े भी होंगे। तो उन्हीं के आधार पर ये एसओपी आपको अपने विद्यालय में भी रखना है और उसी को आधार मानकर ये गतिविधियां करानी हैं। तो सबसे पहले ये हाउस निर्माण जो करना है वो कैसे करना है? बच्चे एवं शिक्षक मिलकर विद्यालय के सभी बच्चों को 4 हाउस में विभाजित करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चे सभी हाउस में विभाजित हो। इसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक हाउस में छात्र एवं छात्राएं दोनों हों। प्रत्येक हाउस का नाम शिक्षक एवं बच्चे मिलकर रखेंगे, जिसमें झारखंड के फूलों, नदियों, विशेष व्यक्तियों, शहीदों, स्थानों के नाम इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये विभाजन का आधार जो होगा ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं होगा। आप इसे आइडेंटिटी एक मेरिट बेसिस पे भी कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रयास पुस्तिका एसओपी को देखा जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक प्रयास का एसओपी आपको अपने विद्यालय में भी संधारित करके रखना है और उसको देखते हुए इस गतिविधियों को करानी है। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे बच्चों में एक स्वशासन उत्पन्न होगा और साथ ही वो हर तरह के बच्चों से मेल मिलाव रखेंगे। दूसरा है बाल संसद निर्माण करना। बाल संसद जो निर्माण करना है ये कैसे करना है? प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बाल संसद के गठन हेतु नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर सांसदों की संख्या निर्धारित की जाएगी। देखिए, इसके कुछ निर्धारित मापदंड दिए गए हैं। जैसे कि यदि किसी विद्यालय में 40 से कम छात्र और सांसदों की संख्या कितनी होगी? 20। 40 से 100 छात्र हैं तो सांसदों की संख्या वहीं 25 हो जाएगी। यदि 101 से 300 छात्र हैं तो सांसदों की संख्या 35 हो जाएगी। 301 से 500 छात्र हैं तो वहाँ सांसदों की संख्या 60 हो जाएगी। 500 से अधिक छात्र हैं यदि
तो वहाँ सांसदों की संख्या 80 हो जाएगी। तो कुल सांसदों में से आधे सांसद बालिकाएं होंगी। चयनित सांसदों में से सर्वसम्मति से उनका अध्यक्ष चुना जाएगा और कक्षा 1 से 2 का छात्र छात्राओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के सांसद चुने जाएंगे। छोटे बच्चों को नहीं लेना है कक्षा 1 और 2 के। ठीक है, अब देखिए इन गतिविधि द्वारा क्या लाभ होते हैं ये भी यहाँ है, मैं बता दे रही हूँ। इन योजनाओं से एक नई योजना बनाना बच्चे सीखेंगे। शिक्षण कार्य का बेहतर संचालन होगा। सहज संज्ञानात्मक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों की नियमित उपस्थिति, समस्याओं का समाधान करना सीखना, वो स्वयं सीख पाएंगे। विद्यालय का समुदायों से जुड़ाव, विद्यालय समय सारिणी के अनुसार पठन पाठन, पुस्तकालय का उपयोग एवं प्रबंधन सीखना, विद्यालय को आकर्षक बनाना, यानी उनके अंदर एक लीडरशिप का गुण पैदा होगा जो आगे चलकर उनके लिए लाभदायक होगा। अब देखिए हम मंत्रिमंडल मंत्री पद कितने होंगे, कुल 11 हैं, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री 1, स्वास्थ्य मंत्री 1, स्वच्छता मंत्री 1, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री 1, पोषण मंत्री 1, उपस्थिति मंत्री 1, शिक्षा मंत्री 1, कौशल विकास मंत्री 1, पर्यावरण मंत्री 1, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री 1, संचार एवं संपर्क मंत्री 1। और देखिए नीचे नोट दिया हुआ है, इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु बाल सांसद एक परिचय पुस्तिका देखा जा सकता है। एक परिचय पुस्तिका है बाल संसद का, जिसे आप विद्यालय के अंतर्गत रखें और इसके अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं या बाल संसद का गठन कर सकते हैं। उपलब्धता सुनिश्चित, अब इसको कैसे करना है देखिए, यहाँ गतिविधि से जो लाभ है उसका यहाँ क्या दिया हुआ है। शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना, शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई, मध्याह्न भोजन का उचित वितरण, ये सारी देखरेख इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत होगा। ये बाल संसद के जो भी जिस पद पर कार्य करेंगे प्रत्येक का कार्य अलग होगा और वो इन्हें बड़ी ही प्रतिबद्धता के साथ देखेंगे और करेंगे। इसमें शिक्षक भी भागीदार होंगे। विभिन्न क्लब बनाना, देखिए क्लब के अंतर्गत क्या है, इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, सिंगिंग एंड डांसिंग क्लब, लीगल लिटरेसी क्लब, पोएट्री क्लब, डिबेट क्लब, जल सेनानी क्लब इत्यादि बनाया जाएगा। जितने क्लबों का निर्माण आपको अपने विद्यालय में करना है उसका यहाँ नाम दिया हुआ है और इन्हीं के आधार पर इस कार्य को करना है। यह विद्यालय के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को बेहतर सामाजिक कौशल, एकता तथा टीम वर्क सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षक एवं बच्चों की रुचि के अनुसार 3 से 5 क्लब का गठन आवश्यक रूप से प्रत्येक विद्यालय में होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, 4 नंबर जो है गतिविधि वो है हाउस के माध्यम से अलग अलग गतिविधियां कराना, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, सांस्कृतिक गतिविधियां इत्यादि। शिक्षक, बाल सांसद एवं बच्चों के सहयोग से यह कार्य किया जाएगा। तो इस कार्य हेतु छात्रों में एक अलग उत्साह होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, सोच के आयाम में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम सभी जानते हैं, हमें अपनी संस्कृति, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को भी होनी चाहिए और उन्हें ये करने से उनके अंदर एक सामाजिक गुण भी पैदा होता है, एक समाज में रहना है किस तरह से, और उनके अंदर एक उत्साह भी उत्पन्न होता है कि पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेन भी होता है। वो पढ़ाई को बोझिल नहीं समझते हैं, इस तरह वो उनका विकास निरंतर होते जाता है। प्रत्येक माह चारों हाउस के नोटिस बोर्ड को कंटेंट को बच्चों द्वारा सुसज्जित करना एवं बदलना। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक माह चारों हाउस के नोटिस बोर्ड का, 4 जो हाउस का निर्माण होगा उसका अपना एक नोटिस बोर्ड होगा और उस नोटिस बोर्ड में जो कंटेंट होंगे उसको सजाया जो जाएगा वो बच्चे सजाएंगे। वो किस तरह से सजाएंगे इस गतिविधि को, कि वो विद्यालय के सभी हाउस के लिए कोना दिया जाएगा जहाँ बाल संसद एवं हाउस के बच्चों द्वारा ये बोर्ड बनाया एवं सुसज्जित किया जाएगा। उसमें हाउस कप्तान के दिशा निर्देश एवं समन्वयन से प्रत्येक माह से संबंधित दिवसों, महापुरुषों के जन्म दिवसों, शहीदों के दिवसों से संबंधित कंटेंट से हाउस नोटिस बोर्ड को सुसज्जित किया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ महापुरुषों के जन्म दिवसों, शहीद दिवसों से संबंधित जो कंटेंट होंगे उसे हाउस के नोटिस बोर्ड को सजाना है और इसके लिए कोना उन्हें दिया जाएगा। और ये विद्यालय के अधिक से अधिक छात्रों में
बेहतर सामाजिक कौशल, एकता तथा टीम वर्क सीखने की सुविधा प्रदान करता है। बेहतर सामाजिक कौशल, एकता तथा सोच के आयाम में भी बढ़ोतरी होती है, क्रिएटिविटी होता है, देखने को मिलता है। बच्चों और शिक्षकों को भी एक मौका मिलता है कि वो भी कुछ क्रिएटिविटी करे बच्चों के साथ। तो इसलिए इसमें जो भी गतिविधियां हैं, बच्चे तो रहेंगे ही सम्मिलित, साथ में उसे शिक्षक को भी रहना है। यदि वो इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट जगेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम आदर्श प्रार्थना सभा का आयोजन कैसे करना है, दूसरा जो मुख्य बिंदु है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नमस्कार, धन्यवाद।